हेलो फ्रेंड्स, व्हीकल एयर कंडीशनिंग जिसके अंदर जो हमारा चैप्टर चल रहा है फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन। अभी तक हमने बेसिक जितना भी है उसके बारे में स्टडी किया और बेसिक जो वेपर प्रेशर रेफ्रिजरेशन साइकिल जो भी है उसके बारे में स्टडी किया। ठीक है, वेपर प्रेशर रेफ्रिजरेशन साइकिल। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट। कि अब जो हमारी वेपर प्रेशर साइकिल जो है रेफ्रिजरेंट साइकिल, उसको डीप में समझने से पहले हमको अब रेफ्रिजरेंट के बारे में समझना बहुत जरूरी है कि रेफ्रिजरेंट कितने कितने टाइप के हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पे सिर्फ नॉन ऑटोमोबाइल, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ ऑटोमोबाइल के रेफ्रिजरेंट की बात नहीं कर रहे हैं, एंटायर इन द वर्ल्ड जिस तरीके से कोई भी जगह पे एयर कंडीशनिंग सिस्टम या एनी काइंड ऑफ सिस्टम जो भी अप्लाई होती है तो वहां पे तो सबसे पहला है एयर। द फर्स्ट वन इज एयर। यू ऑल नो द contribution of nitrogen in air is 78%, oxygen 21%, ओके, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन वो सब मिला के 0.97% एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। अब ये जो भी है पूरा स्ट्रक्चर जो हमने अभी तक देखा है, स्टडी किया है, ठीक है। लेकिन एयर जो है वो कूलिंग सिस्टम के लिए, यानी कि कूलिंग सिस्टम दैट मींस रेफ्रिजरेशन सिस्टम एज अ रेफ्रिजरेंट वो सबसे पहले इन मरीन उसमें यूज किया। लेकिन उसके अंदर सबसे मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये क्रिएट हो रही है कि एयर जो है वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर के साथ डायरेक्टली वो क्या हो जाती है, मैच हो जाती है, जिसकी वजह से वी आर नॉट यूजिंग वर्ल्ड वाइड और उसको ज़्यादा यूज करने के ऊपर हमें रोक लगाती है। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आपने अच्छे से सुना होगा, पता भी होगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, है ना। तो फायर एक्सटिंग्विशर्स की तरीके से यूज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मोस्ट वैल्यूएबल कैरेक्टरिस्टिक में हम देखना चाहें तो वो जो है सबसे पहला है नॉन फ्लेमेबल। नॉन फ्लेमेबल, ठीक है, वो फ्लेमेबल ही नहीं है। दूसरा है नॉन टॉक्सिक, और तीसरा है नॉन एक्सप्लोजिव, यानी कि इसके अंदर कभी भी ब्लास्ट या एनी काइंड ऑफ कोई भी चीज ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो सकती है। सबसे अच्छी बात है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, बिकॉज इट्स अ नॉन फ्लेमेबल, इट्स अ नॉन टॉक्सिक, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट्स आर क्रिएटिंग इनटू द रेफ्रिजरेशन सिस्टम बाय यूजिंग ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, दैट्स व्हाई कि यहाँ पे फ्लेमेबल नहीं है, यानी कि वहाँ पे कोई भी तरीके का हैजार्ड या एक्सप्लोजन या कार्बन डाइऑक्साइड वाला सिलेंडर ब्लास्ट हो जाएगा, या तो कोई रेफ्रिजरेशन साइकिल है अगर वो लीक हो गई तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आ जाए, ठीक है। तो ये सिस्टम जो है वो कहाँ पे यूज होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता हो तो वो होटल, थिएटर्स, कूलिंग में यानी कि जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं वहाँ पे, ठीक है, वहाँ सभी जगह पे। बाद में शिप्स के अंदर जो जहाज होते हैं पानी में चलने वाले, वो सभी जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड की और उसी की रेफ्रिजरेशन साइकिल से वर्क किया जाता है। लेकिन इन आवर ऑटोमोबाइल वी आर नॉट यूजिंग दिस, व्हाई? सो इसका एक सबसे मोस्ट प्रॉब्लम है वो है लीकेज। तो अगर ये लीकेज हुआ कहीं पे तो ये एक्सप्लोड नहीं होने वाला, ये कोई फ्लैम क्रिएट नहीं करने वाला, ठीक है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट्स एक्सेल गैस। एक्सेल गैस दैट मीन्स हम सांस में से बाहर निकालते हैं, हम इसको इनहेल नहीं करते, हम इसको एक्सेल करते हैं। एक्सेल दैट मीन्स रेस्पिरेशन के दौरान जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो उसके साथ साथ हम बाहर क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर ये कोई भी ऑटोमोबाइल व्हीकल के अंदर अगर कहीं पे लीक हुआ
पैसेंजर कंपार्टमेंट में फैल गया तो इसका सबसे मोस्ट प्रॉब्लमेटिक चीज़ है लीकेज। अगर ये हो गया तो पूरा पैसेंजर कंपार्टमेंट किसके वाला हो जाएगा, CO, एंड दैट्स व्हाई वी कैन नॉट ब्रीथ प्रॉपरली। ओके, तो जिसकी वजह से वी कैन नॉट ब्रीथ प्रॉपरली इन द पैसेंजर कंपार्टमेंट, दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर ऑटोमोबाइल एंड दिस टाइम। ओके, दैट मीन्स कि ये जो लीकेज, बाकी हम देखना चाहें तो नॉन फ्लेमेबल बहुत अच्छी चीज़ है, नॉन एक्सप्लोसिव यानी कोई हैजार्ड क्रिएट नहीं करने वाला है, सबसे अच्छी चीज़ ये है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है लीकेज। और एक चीज़ है कि ये ऑर्डरलेस है, कलरलेस है, तो इसको लीकेज डिटेक्ट करना ये भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है। इसको, इसके लीकेज को डिटेक्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है सॉफ्ट सॉल्यूशन। और वो कौन सा है, सॉफ्ट सॉल्यूशन के साबुन का जो होता है उसका फॉर्मेशन बनाना पड़ता है, उसके फॉर्मेशन को सारी जगह पे जब उसकी पाइप्स और वो जो होती है वहाँ पे इस तरीके से फॉर्मेट किया जाता है, और जहाँ जहाँ पे बबल्स बनते हैं विच कैन नॉट जस्टिफाई दैट कि वहाँ से वो कुछ लीक हो रहा है। बाकी उसका कोई और तरीका नहीं है कि हम इसको डिटेक्ट कर पाए कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लीक हो रहा है। तो दूसरा हमने समझा कार्बन डाइऑक्साइड। अब तीसरा हम समझते हैं अमोनिया। तीसरा है अमोनिया। अब अमोनिया के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि अमोनिया जो है वो बेसिक कंटेंट है, यानी NH3, ठीक है। ये एक बेस है, बेस की वजह से ये एक चीज है कि ये 7 से उसकी ज्यादा बेस है, जिसकी वजह से ये क्लीनिंग एजेंट की तरीके से भी काम करता है, ठीक है। ये क्लीनिंग एजेंट की तरीके से भी काम करता है। बट अमोनिया इज ए टॉक्सिक। ओके, अमोनिया किस तरीके से, कार्बन डाइऑक्साइड की तरीके से नॉन टॉक्सिक नहीं है, अमोनिया इज ए टॉक्सिक एंड इट इज ट्रेमेंडस बेड स्मेल। इसकी बहुत खतरनाक बेड स्मेल आती है कि वो इंसान कॉन्शियस भी हो जाए, यानी बेहोश भी हो जाए। और ये जो अमोनिया है, जो NH3 नाइट्रोजन प्लस H3 दैट मींस 3 हाइड्रोजन के साथ उसका बॉन्डिंग होता है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट करता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट करने की वजह से यहाँ पे ये नॉन एक्सप्लोसिव हम इसको नहीं कह सकते, बिकॉज ये बेस कंटेंट होने के बावजूद ये खुद एक पोटेंशियल बॉम्ब बन जाता है, बिकॉज इसके अंदर 3 हाइड्रोजन कंटेंट होने की वजह से ये एक्सप्लोसिव बन जाता है, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल बॉम्ब। जिसकी वजह से जहाँ जहाँ पे भी अगर अमोनिया कहीं पे भी लीक हो रहा है सिस्टम के अंदर, ये मैं आपको करके भी दिखाऊंगा किस तरीके से ये हो सकता है, ठीक है। अमोनिया के ऊपर हम केमिस्ट्री की लैब में प्रैक्टिकल करके मैं आपको बताऊंगा इसको किस तरीके से लीक होता है और किस तरीके से इसके अंदर से फ्लेम, या तो ये हमारे लिए कितना हैजार्डेबल हो सकता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से, यानी अमोनिया हमारे लिए यूजेबल नहीं है, लेकिन अमोनिया जो है वो आइस प्लांट में यूज होते हैं, बाद में पैकेजिंग में यूज होते हैं, कोल्ड स्टोरेज में यूज होते हैं, वहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अमोनिया भी होता है उस तरीके से कोल्ड स्टोरेज, ठीक है। बाद में स्किन डिवाइस, यानी कि जो आई स्किन करते हैं जो लोग, तो वहां पे भी इसको यूज किया जाता है अमोनिया। लेकिन वो जो अमोनिया होता है उसको उसके अंदर एडिटिव्स की तरीके से डाल के फिर उसको यूज किया जाता है। बाकी तो उसकी जो ट्रेमेंडस स्मेल इतनी खतरनाक होती है कि वहीं का वहीं बेहोश हो जाए। ठीक है। बाद में ये ट्राइक्लोरो फ्लोरो मिथाइल, ट्राइक्लोरो फ्लोरो कार्बन मिथाइल, ठीक है। इसको हम किस तरीके से पढ़ते हो, ये है क्या, इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं। इसको शॉर्ट लैंग्वेज में हम R11 भी कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं, R11। इसका पूरा नाम है मोनोकार्बन ट्राइक्लोराइड फ्लोरीन मिथाइल,
ठीक है, ये इसका पूरा नाम है जो आपको याद रखना है कि मोनोकार्बन ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन, यानी कि मोनोकार्बन ट्राइक्लोरो, या तो ट्राइक्लोराइड या तो डाइक्लोरो, हम ये भी कह सकते हैं, और फ्लोरो, और पीछे हम लोगों को मिथेन लगाना है। अगर हम मिथेन नहीं लगाते तो भी चलती है, पूरी सिस्टम इस तरीके से, लेकिन इसके अंदर है क्या, ये इसको हमें समझना है। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये है कि इसका बॉइलिंग टेम्परेचर जो है वो -24 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये इसका बॉइलिंग टेम्परेचर है, ठीक है। दैट मीन्स ये पूरी की पूरी सिस्टम जो है, अगर हम हमारी रेफ्रिजरेशन सिस्टम में बात करें तो पूरी सिस्टम कौन से स्टेट में रहेगी, वेपर फॉर्म में रहेगी, यानी कि हमारे लिए ये कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है कंप्रेसर के अंदर, बिकॉज इट इज इजीली यूजेबल इन अ कंप्रेसर, ठीक है। कंप्रेसर के अंदर ये बहुत अच्छी सिस्टम है, लेकिन इवापोरेटर के लिए और कंडेंसर के लिए सबसे प्रॉब्लमेटिक है। अगर ये हम कंडेंसर पे यूज करेंगे और कंडेंसर में जब वेपर जाएगी तो इट कैन नॉट बी कंडेंसर प्रॉपर्ली, बिकॉज -24 डिग्री के नीचे भी टेम्परेचर ले जाना पड़ेगा, दैट मीन्स -27 -28, ठीक है। तब जाके वो क्या होगा, बॉइलिंग टेम्परेचर कितना है तो -27 -28, इस टेम्परेचर पे जाके वो फिर अपने कंडेंसेशन फॉर्म में आएगा, दैट मीन्स तब जाके ये मोनोकार्बन ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन, ये तब जाके वो कंडेंसेशन फॉर्म में आएगा, कंडेंसेशन फेज में आएगा, तब तक वो कौन से फॉर्म में रहेगा, वेपोराइज फॉर्म में रहेगा, जिसकी बदौलत हम भी इसको हमारे कूलिंग सिस्टम यानी कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम में बहुत लॉन्ग टाइम तक यूज़ नहीं कर पाए, बिकॉज इसकी जो ऑटोमोबाइल के अंदर हमको सबसे ज़्यादा जब यूज़ किया, ठीक है, इसको ऑटोमोबाइल के अंदर यूज़ किया गया था, लेकिन इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम हमको कहाँ देखने को मिली, इन अ कंडेंसर। कंडेंसर के अंदर सबसे मेन प्रॉब्लम हमको ये देखने को मिली कि कंडेंसर का काम क्या है, तो कंडेंस वेपोराइज रेफ्रिजरेंट into moisturize liquid रेफ्रिजरेंट, यानी कि इसको कंडेंस करना है, किसमें से, वेपोराइज रेफ्रिजरेंट में से मॉइस्चराइज लिक्विड रेफ्रिजरेंट में हमको उसको कन्वर्ट करना है। लेकिन यहाँ टेम्परेचर जो है कंडेंसर का वो -24 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाना, इट्स चैलेंजिंग टास्क, बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है हमारे लिए। दैट्स वाई हम मोनोकार्बन ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन या तो मोनोकार्बो ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन या तो मोनोकार्बो ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन, जो भी हम इसको कहते हैं, या तो इन शॉर्ट में R11 रेफ्रिजरेंट 11, ये हमारे ऑटोमोबाइल में लॉन्ग टाइम तक हम इसको यूज नहीं कर पाए, यानी आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो है मोनोकार्बन ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन, इसको हमको सर्च करना है यानी कि लीक डिटेक्ट करना है, तो इसमें दो प्रोसेस है, एक तो है हैलाइड टॉर्च लीक डिटेक्टर है ये, ठीक है, और दूसरा है सॉफ्ट सॉल्यूशन। ये दोनों तरीके से हम इसका लीक डिटेक्शन कर सकते हैं, सॉफ्ट सॉल्यूशन से और हैलाइड टॉर्च से, ये दोनों तरीके से हम इसका लीक डिटेक्ट कर सकते हैं। और दिस इज ऑल्सो नॉन टॉक्सिक एंड नॉन फ्लेमेबल, यानी ये सिस्टम अच्छे से अच्छे यूजफुल है, लेकिन इसका सबसे मेन प्रॉब्लम एक है, इट्स बॉइलिंग टेम्परेचर इज -24 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसकी बदौलत हम इसको लॉन्ग टाइम तक हमारे ऑटोमोबाइल में यूज नहीं कर पाए। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब है मिथाइल क्लोराइड, CH3Cl, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, इसके बारे में बहुत कम डेटा है यहाँ पे किताब में और उसमें आपके सिलेबस में भी, लेकिन इसके बारे में सिर्फ मैं आपको इतना बता दूं कि मिथाइल क्लोराइड जो है, ठीक है, वो नॉन टॉक्सिक है, नॉन फ्लेमेबल है, बट अगर उसका प्रेशर ज्यादा हो गया, मैक्सिमम प्रेशर पे अगर उसको
मिल गया, इट कैन बी एक्सप्लोज्ड, वो एक्सप्लोज हो जाएगा एज लाइक अ CNG सिलेंडर की तरीके से मिथेन सिलेंडर। ओके, उस तरीके से क्या है कि अगर उसका इंटरनल प्रेशर अगर बढ़ गया दैट मीन्स इट कैन बी ब्लास्ट। उस ये है मिथाइल क्लोराइड, यानी मिथाइल क्लोराइड यूज नहीं कर रहे हमारे रेफ्रिजरेंट के तरीके से। उसके बाद है अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है फ्रीऑन 12, दैट मीन्स R12। ज्यादातर हम उसको फ्रीऑन 12 ही कहते हैं या तो R12। अभी R12 है क्या और किस तरीके से इसको हम समझते हैं, ठीक है। CH3 क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, शायद आपने नाम भी सुना होगा इसके बारे में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में कि ये क्या है, ठीक है। ये सबसे पहली बात ये है कि इसका जो हीटिंग टेम्परेचर जो है और कूलिंग टेम्परेचर, ये इस तरीके से क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वो गर्म भी जल्दी हो जाते हैं और ठंडे भी जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। ये सबसे अच्छी एडवांटेजेबल चीज है कि इट कैन बी कोल्ड इजीली एंड इट कैन बी हीटेड इजीली। इसके अंदर से हीट रिजेक्शन करना और हीट ऐड करना दोनों चीज बहुत इजीली और बहुत फास्ट होती है, जिसकी वजह से R12 बहुत लॉन्ग टाइम तक ऑटोमोबाइल में यूज किया गया R12 रेफ्रिजरेंट। और एक चीज है कि इट्स अ नॉन टॉक्सिक बट इट्स अ पार्शियल टॉक्सिक टू ऑटोमोटिव पार्ट्स, बट इट्स अ पार्शियल टॉक्सिक टू ऑटोमोटिव पार्ट्स। ऑटोमोटिव पार्ट्स के लिए ये टॉक्सिक है, बाकी हमारे लिए कोई टॉक्सिक नहीं, हमारे लिए कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं। और अगर इसका लीकेज होता है तो हम हैलाइट टॉर्च और हम सॉफ्ट सॉल्यूशन से हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका सबसे मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक ही चीज थी, बाकी ये R12 जो सबसे सुपीरियर तरीके से रेफ्रिजरेंट था हमारे ऑटोमोबाइल के, बिकॉज ये कोई रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम नहीं करता, कोई भी प्रॉब्लम नहीं करता। सिर्फ इसका एक प्रॉब्लम था O3 डेप्लेशन, O3 डेप्लेशन यानी ओजोन लेयर पे इफेक्ट करना। किस पे इफेक्ट कर रहा है ये, ओजोन पे इफेक्ट कर रहा है। और ओजोन लेयर पे जो इफेक्ट करेगा उसको तो पूरा ज्यादा टाइम तक चलेगा, जिसकी बदौलत हमको इसका ऑल्टरनेट फाइंड करना पड़ा। अदरवाइज इट इज द बेस्ट रेफ्रिजरेंट फॉर ऑटोमोबाइल के अभी तक जितने भी हो उसमें से ये सबसे बेस्ट रहा था। पहले जब तक ये नया जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ उससे पहले की बात है कि R12 क्लोरोफ्लोरोकार्बन। लेकिन अब एक और जिसके बारे में बात करें कि जब ये ओजोन डिप्लेशन पे इफेक्ट करने लगा तो हमने इसके अंदर एक प्रोसेस की और क्या किया, क्योंकि ये जो अब एक चीज है कि ऑटोमोबाइल के अंदर बन चुके हैं, लेकिन डीजल इंजन का पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है तो ऐसा नहीं है उसको ही बंद कर, लेकिन उसके अंदर कुछ प्लस माइनस कर सकते हैं। तो उसी तरीके से हमने इसके अंदर क्या किया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, दैट मीन्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, दैट मीन्स हाइड्रोजन हमने ऐड कर दिया, जिसकी वजह से इसका नाम क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। जिसका नाम क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये बन गया R134A, और इसका ये नाम चला जाएगा। और इसका नया नाम क्या आ गया, R134A। यानी कि ये सबसे अच्छी चीज ये थी कि वो ओजोन लेयर जो है ओजोन में कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, और बाकी नॉन टॉक्सिक है, नॉन फ्लेमेबल है, नॉन एक्सप्लोजिव है, ठीक है। ये कहीं पे भी यूज किया जा सकता है, हमारे ऑटोमोबाइल के लिए, पैसेंजर कंपार्टमेंट के लिए बहुत अच्छे सा है, इको फ्रेंडली है। इसलिए हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन वो अभी के टाइम पे हम ऑटोमोबाइल में यूज करते हैं, जिसका नाम R134A। ये आपको याद रखना है आपसे कि हम अभी के ऑटोमोबाइल में कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं, R134A। R134A, इट्स अ प्रीमियम वर्जन ऑफ R12। ओके, दैट मींस R12 जो था क्लोरोफ्लोरोकार्बन था, तो उसके अंदर हमने हाइड्रोजन ऐड करके हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन बना दिया। यानी हम आपको याद रखना अभी के ऑटोमोबाइल में कौन सा R134A यूज कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।